हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसके पहले हमने इस यूनिट में डोबरिनर का पीरियाडिक टेबल, मोसले का पीरियाडिक टेबल और न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, जिसको न्यूलैंड का अष्टक नियम बोलते हैं, ये हमने पढ़ चुका था। अब हम पढ़ रहे हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी। इसको दिया था मेंडलीव ने सन 1869 में, और इसने क्या किया था, एटॉमिक मास के बढ़ते अर्थात इंक्रीजिंग आर्डर में इसने एलिमेंट को अरेंज कर रखा था, जमा दिया था। और इसने इसमें आवर्त बना रखा था 7 और वर्ग बनाया था 8। अब आवर्त हम किसको बोलते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ पीरियड, और वर्ग किसको बोलते हैं, जिसको हम ग्रुप भी बोलते हैं और किसी किसी बुक में समूह दिया रहता है या उसको कॉलम भी बोलते हैं। वर्ग का अर्थ है कि ये जो जितनी खड़ी लाइनें दिख रही हैं इनको बोलते हैं हम लोग ग्रुप या कॉलम, या फिर इसी को बोल देते हैं वर्ग। मतलब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी किसी बुक में यहाँ पे 0 भी लिखा रहता है। तो वो याद रखें कि जो मेंडलीव ने अपना पीरियाडिक टेबल दिया था उसमें केवल 8 वर्ग थे, और जो 9वां दिखता है अर्थात शून्य समूह या जीरो ग्रुप, जिसको इनर्ट गैस का ग्रुप भी बोलते हैं, उसको दिया था रैमसे और रेले ने 1898 में, अर्थात 1869 में ये आवर्त सारणी मेंडलीव ने दिया। उसके बाद ये साइंटिस्टों ने, रैमसे और रेले 1898 के आसपास आए, उन्होंने शून्य समूह का खोज किया। उसके बाद उसने एक और समूह जोड़ दिया था, अर्थात एक और ग्रुप जोड़ दिया था, इस मिला के उसमें किसी किसी बुक में 9 दिया रहता है, तो आपको 9 नहीं लिखना है। मेंडलीव ने 8 दिया था तो वो 8 ही लिखना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो खड़ी अर्थात वर्टिकल जो लाइनें हैं, ये इसको कॉलम भी बोल रहे हैं, इनको बोला जाता है वर्ग या ग्रुप। मतलब ये वर्टिकल लाइन, और कितने वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर या खड़ी लाइन, वर्टिकल या फिर इसको बोल सकते हैं रो। रो मतलब पंक्ति एक के पीछे एक। तो 8 इसमें रो थे, और आवर्त अर्थात पीरियड मतलब ऐसे, ये जो आड़ी रेखाएं दिख रही हैं, ये मेरे लेफ्ट से उधर राइट या फिर राइट से लेफ्ट ऐसे बोल सकते हैं। चूँकि ये सब इंक्रीजिंग आर्डर पे है तो हम लेफ्ट से राइट ही पढ़ेंगे, मतलब बाएं से दाईं ओर ऐसा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज जो रो है, क्षैतिज मतलब ऐसे आड़ी जो रेखाएं हैं इनको बोल रहे हैं, इनको। तो इनकी संख्या थी 7, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि अभी जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है उसमें भी एज इट इज है सेम। तो हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रो अर्थात क्षैतिज पंक्ति को क्या बोलते हैं, आवर्त। अब परिभाषा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि क्षैतिज पंक्तियों को या फिर आड़ी रेखाओं को बोला जाता है आवर्त, जिनकी संख्या होती है 7। और वर्ग किसको बोलेंगे, जो खड़ी हैं या खड़ी पंक्तियां हैं उनको कहा जाता है वर्ग, जिनकी संख्या कितनी, 8। अब देखिए इसकी खासियत ये थी, इनके पीरियड जो कॉलम थे या ग्रुप थे उनकी, कि 1 से ये 7 तक सब ए बी पार्ट में बटे हुए थे। और जो एलिमेंट इनको नहीं पता थे वो उनके लिए जो मेंडलीव थे उसने जगह छोड़ रखे थे। और मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था वो सिर्फ 63 तत्वों के बना रखे थे, तत्वों के। क्योंकि मेंडलीव ने जब 1869 में अपना पीरियाडिक टेबल या आवर्त सारणी बनाया, उस समय सिर्फ इतने ही तत्वों के खोज हुए थे, तो इसने 63 एलिमेंट के लिए ही ये टेबल बनाया था। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मेंडलीव पहले व्यक्ति थे जिसने ऐसा टेबल फॉर्म में आवर्त सारणी को बनाया था। तो चूंकि इसने पीरियाडिक टेबल पे बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल बोलते हैं, मतलब आवर्त सारणी के पितामह कहे जाते हैं मेंडलीव। तो ये याद रखना है आपको ये सब। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया। 1 से 7 तक प्रत्येक वर्ग ए बी उपवर्ग में बटा है, मतलब ये जो हमारे ग्रुप हैं वो ए बी के खंड में बटा है। इन्हीं को जब हम मॉडर्न पीरियाडिक टेबल अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो इनको हम लोग देखिए 7 तक डबल है, तो इसको 14 अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे। और ये जो 8वां है, ये 8वां कोई अलग से सब ग्रुप में नहीं बटा था, जैसे बाकी ये सब ग्रुप, ये ग्रुप है एक, और ये सब ग्रुप बने थे ए बी करके। तो इस 8वां में 3-3 का सेट था, जैसे डोबरिनर का त्रिक था वैसे ही, त्रिक मतलब 3 का सेट। तो यहाँ 3-3 तत्वों के सेट बनाए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि मेंडलीव का आवर्त सारणी कैसे दिखता है। ये आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि इसका ओरिजिनल आवर्त सारणी कैसे था। ये एक लेआउट है, जो हमको आवर्त सारणी उसको याद नहीं करना है, हमको सिर्फ 1 से 30 तक जो एटॉमिक नंबर वाले हैं उनको फिलहाल याद करना है। बाकी याद करने के लिए तो सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक समझने के लिए एक लेआउट है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। 7 होते हैं आवर्त की संख्या, जिसको हम ऐसा बोल रहे हैं, मतलब बाएं से दाईं ओर या फिर जो क्षैतिज रेखाएं पंक्तियां हैं उनको कहा जाता है आवर्त। और ऊपर से नीचे जो खड़ी ग्रुप हैं, पंक्तियां हैं, उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है वर्ग, जिनकी संख्या है 8 और इनकी संख्या है 7। मेंडलीव ने जब जो तत्व थे उनको इंक्रीजिंग आर्डर में जमाया तो उसने क्या देखा कि जो तत्व थे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे, उनके एटॉमिक मास के पीरियाडिक फंक्शन होते थे, अर्थात उनके भौतिक रासायनिक जो गुण होते थे
उनके आधार पर उसने जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया तो ये देखा कि एक समान परमाणु भार वाले अर्थात एक ही गुण वाले परमाणु भार के जो तत्व हैं एक के बाद एक नीचे अरेंज होते थे। आवर्ती फलन का अर्थ पहले आपको बताया जा चुका है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद गैप के बाद एक समान गुण वाले तत्वों का एक के नीचे एक बारी बारी से आना। जैसे एक के नीचे ये 2 लिखा हो तो इसका अर्थ है कि वहाँ से जब हम 8वें से यहाँ पे आएंगे तो इसके नीचे जो तत्व आने वाला है वो सब एक ही समान गुण दर्शाने वाले हैं। कहने का अर्थ है जो हमारा वर्ग अर्थात ग्रुप बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है कि जिनके प्रॉपर्टीज सेम होंगे वो एक के नीचे एक आएंगे। इसी को आवर्ती फलन बोलते हैं या पीरियाडिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये याद रखना है, मेंडलीव का आवर्त नियम या पीरियाडिक लॉ के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अभी तक हमने 4 पीरियाडिक टेबल पढ़ा है जिसमें यही थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज था। इसी वजह से मैं बताया कि मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल बोलते हैं, मतलब पीरियाडिक टेबल के पितामह बोला जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसके क्या क्या गुण थे, अर्थात उसमें क्या क्या उसने खोज डाला था और क्या उपलब्धि थी एक प्रकार से, और वो क्या महत्व रखता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसमें कमी भी क्या थी। अब हम पढ़ रहे हैं मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी उपलब्धि क्या थी, उसका इंपॉर्टेंस क्या था, या फिर उसके मेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, ये सारी चीज़ों को बारी बारी से देखिए। इसने चूँकि फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसी ने किया था बहुत व्यवस्थित ढंग से अरेंज करके, तो उसका अब उपलब्धि क्या था, एक प्रकार से अचीवमेंट बोल सकते हैं, इसके इम्पॉर्टेंस बोल सकते हैं, या फिर इनके मेरिट्स के तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन। मेंडलीव का आवर्त सारणी एक ऐसा आवर्त सारणी था जिसमें तत्वों को एटॉमिक मास के अर्थात परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। मतलब कम परमाणु भार वाले शुरू में थे, उसके बाद धीरे धीरे अधिक परमाणु भार की ओर वो बढ़ते जाता था। तो उस हिसाब से तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन कर पाना संभव हो गया, और वो भी कितने तत्वों का, 63 तत्वों का, क्योंकि मेंडलीव ने 63 तत्वों का आवर्त सारणी बनाया था। तो इसको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया जिससे बाकी जो अन्य लोग आते थे उनको पढ़ने में आसानी हो गई एक प्रकार से। ये पहला। दूसरा इसका गुण था कि नए तत्वों व उनके गुणों की भविष्यवाणी, अर्थात इसने क्या किया कि वे तत्व जो नहीं खोजे गए थे इसके समय में, मतलब मेंडलीव के समय में नहीं खोजे गए थे, उसका इसने प्रेडिक्शन कर दिया था, मतलब भविष्यवाणी कर दिया था, और उनका नाम भी सुझा दिया था। उसके लिए इसने जगह भी खाली रखा हुआ था, लेकिन इसने नाम भी सुझाया हुआ था कि जो तत्व आने वाले हैं उनके गुण इसके जैसे रहेंगे और इसका नाम ये होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बोरान, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, इसके नीचे गैलियम आता है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है। तो एल्युमिनियम के नीचे का जगह इसने खाली छोड़ रखा था, और खाली जो जगह छोड़ा था उसका नाम इसने दिया था एका एल्युमिनियम। और इसने बताया कि ये जो एका एल्युमिनियम है इसका गुण इस एल्युमिनियम के जैसे मिलता जुलता रहेगा। उसी प्रकार सिलिकॉन के नीचे इसने जगह छोड़ दिया और बताया कि इसका नाम होगा एका सिलिकॉन, और इसका जो गुण है, ये जो तत्व खोजे जाएगा बाद में, उसका गुण ही सिलिकॉन से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है। और जब खोजा गया तो सच में जो इसने भविष्यवाणी की थी वे तत्व खोजे गए, और इस जो एका एल्युमिनियम इसने नाम दिया था उसको बाद में जब तत्व खोजा गया तो उसका नाम दिया गया गैलियम, और जो यहाँ एका सिलिकॉन जिसका इसने नाम दिया था उस तत्व को जब खोजा गया तो उसका नाम दिया गया जर्मेनियम। इसने अर्थात एक प्रकार से बहुत सारा चीज़ बता दिया था कि ऐसा गुण वाला होगा करके, क्योंकि जो भी वर्ग में बांटे हुए थे वो वर्ग की सभी की खासियत थी कि एक समान गुण वाले तत्व तो एक वर्ग में अर्थात एक ग्रुप में आते हैं, जो कि अभी नया आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है उसमें भी ऐसा ही होता है। अब देखिए तीसरा, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त जगह। मैं बताया कि जो तत्व इसको नहीं पता थे उसके लिए इसने जगह छोड़ रखे थे खाली खाली, ताकि इसके बाद जो अन्य वैज्ञानिक आएंगे वो उस जगह को कंप्लीट करेंगे, भरेंगे। मतलब दूसरे वैज्ञानिक को वो एक प्रकार से मोटिवेट करते थे और एक प्रकार से बहुत प्रेरित करते थे कि आप इस जगह को खोजो, क्योंकि आपके पूर्वजों ने ये सारा चीज़ कर रखा है। तो ये इनकी उपलब्धि थी। और इनके पहले जो आवर्त सारणी बनाए गए थे, जैसे डोब्रिना, न्यूलैंड हो गया या लोथरमेयर का, तो उनमें कुछ कुछ आवर्त सारणी में क्या है, परमाणु द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास में कुछ कमी थी, तो उस कमी को भी इसने पूरा कर दिया था। तो मतलब परमाणु भार को भी कुछ को इसने सुधारा था। तो ये इसका हो जाएगा चौथा उपलब्धि या गुण। तो ये हो गया इनका प्रॉपर्टीज़ या गुण। इनको याद रखें, ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब इसका देखिए कमी मतलब डीमेरिट्स या फिर इसका दोष भी बोल सकते हैं। मतलब उपलब्धि तो है ही, लेकिन कोई भी चीज़ उपलब्धि रहता है उसमें कुछ ना कुछ कमी रहता है। तो हमको उपलब्धि पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिसने इतने सारी मात्रा में तत्वों को अरेंज किया, वो भी परमाणु भार के आधार पे। इसके पहले लोगों ने भी किया था, लेकिन वो उतने कारगर नहीं रहे जितना इनका पीरियोडिक टेबल था। तो ठीक है, अब कमी में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति। जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था उसमें हाइड्रोजन
को तो पहले जगह पे रखा गया है 1A पे। अब 1A कहाँ से आया ये देखिए, हमने अभी थोड़ा देर पहले ऐसा वर्ग बना रखा था कॉलम, इसमें मैं 1 2 3 4 ऐसा लिख रखा था। तो यहाँ पे A लिखा था, यहाँ पे B, तो 1A मतलब ये वाला लाइन, और 1B पूछेगा मतलब ये, और वैसे 2A और 2B मैं 1 से 7 तक बटा रहता है करके बताया था, तो वही है 1A 1B। इन्हीं को जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे मोस्ले का, तो मोस्ले इन्हीं को अलग अलग कर देगा सीधा सा। जो 7 ग्रुप इसके जो AB में बटे थे, AB में दो मतलब उपवर्ग में सब ग्रुप में, उनको टोटल 14 अर्थात 14 ग्रुप में बांट देगा। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम इसका जो कमी है उसको देखते हैं। हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति, ये 1A और 7A इन दोनों के गुणों से समानता रखता है। 1A मतलब जो क्षारीय धातु थे वो, और 7A मतलब हाइड्रोजन समूह, जिसको और डिटेल पे पढ़ेंगे। इसी कारण हाइड्रोजन को आवर्त तत्व कहते हैं, और ये जगह अभी भी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें फिक्स नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इसका पहला कमी। दूसरा, जब समस्थानिक का खोज हो गया, समस्थानिक मतलब आइसोटॉप, और आइसोटॉप का अर्थ क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग हो। जैसे हाइड्रोजन का हमने ऐसा पढ़ रखा था, ये देखिए इसके पहले वाले लेसन में जो एटॉमिक स्ट्रक्चरल चैप्टर था, ये एटॉमिक मास अलग और सबके एटॉमिक नंबर सेम। चूँकि इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे आधारित था, अर्थात परमाणु भार पे आधारित था। तो परमाणु भार पे आधारित था, तो जब समस्थानिक का खोज हो गया तो इनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज कर देना था, लेकिन इसने नहीं किया। तो इस समस्थानिक का खोज बाद में हुआ, इस वजह से ऐसा दिक्कत आया मेंडलीव के साथ, और मेंडलीव ये चीज़ नहीं कर पाए, तो ये इनकी कमी थी। तीसरा है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए अलग ग्रुप नहीं, मतलब लैंथेनम और एक्टिनियम, इसको हम और डिटेल पे आगे पढ़ेंगे। ये जो तत्व होते हैं इनके गुण बाकी सभी तत्वों से अलग होते हैं, इसलिए इनको इसने कोई जगह नहीं दिया, मतलब मिक्स कर दिया सबको। चौथा है आर्गन को पोटेशियम के पहले रखना। अभी आधुनिक आवर्त सारणी में तो रहता है क्योंकि वो एटॉमिक नंबर पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है, लेकिन जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो परमाणु भार पे आधारित था। इस हिसाब से देखिए, आर्गन इसका परमाणु द्रव्यमान है 39.9, और पोटेशियम इसका परमाणु द्रव्यमान है 39। मतलब चूँकि परमाणु भार के अर्थात परमाणु एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में थे, तो इस हिसाब से पोटेशियम को यहाँ आना था और आर्गन को ऐसे आना था, ठीक है, क्योंकि ये कम उसके बाद ये ज़्यादा। मेंडलीव के आवर्त सारणी के हिसाब से बढ़ते क्रम में ये कम, उसके बाद कम से हम अधिक की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, ऐसा ना करके मेंडलीव ने किया ऐसा, आर्गन 39.9 और ये पोटेशियम 39। कहने का अर्थ है मेंडलीव अपने ही नियम का पालन नहीं करता था, जो आवर्त नियम था उसका, कि इसने बढ़ते क्रम में रखा हुआ था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया यहाँ पे। तो मेंडलीव यह अपना जो नियम बनाया था उसी पे वो कायम नहीं था, मतलब अपने नियम का ही पालन नहीं करता था कुल मिला के। मेंडलीव के नियम के हिसाब से जो पोटेशियम है उसको पहले होना चाहिए और आर्गन को उसके बाद होना चाहिए। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने ऐसा कर दिया, जिसका परमाणु भार अधिक था उसको पहले किया, और जिसका परमाणु भार कम था अर्थात एटॉमिक मास कम था उसको बाद में किया, जो कि इसके ही नियम की अवहेलना थी, उल्लंघन था, मतलब अपने नियम को फॉलो नहीं करते थे। तो इस तरीके से इनका ये कमी था। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।